हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इसका मतलब होता है कि शोधन की शर्तों के साथ में ऋण पत्रों का निर्गमन। कंपनी जब भी अपने डिबेंचर इशू करती है तो इशू करने के साथ में ही वो ये बता देती है कि वो इनका रिडम्पशन कैसे करेगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें किस तरह से डिबेंचर इशू किए गए हैं और उनका रिडम्पशन कैसे होगा। दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रख के हमको एंट्रीज करनी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको 4-5 कंडीशंस हैं, तो उसमें किस तरह से एंट्रीज की जाएगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं। डिबेंचर इशूड एट पार। इसमें हमने डिबेंचर को इशू कैसे किया है? एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। डिबेंचर इशू भी एट पार है और रिडीम भी उनका क्या होगा, रिडम्पशन भी क्या होगा, एट पार ही होगा। ठीक है, 100 रुपये में कंपनी ने डिबेंचर दिया है और 100 रुपये ही उनको वापस पेमेंट भी करेगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट हमेशा ही डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए डेबिट होगा और बैंक क्योंकि अपना असेट है और वो बढ़ रहा है इसलिए वो भी डेबिट होगा। ठीक है, और 2 में हम क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स, टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। ये इसकी नरेशन है। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, न तो प्रीमियम आएगा न ही डिस्काउंट आएगा। सिंपल सी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इसके लिए हम 2 एंट्री भी कर सकते हैं। 2 एंट्री कैसे होगी? एंट्री नंबर फर्स्ट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 होगा डिबेंचर्स अकाउंट। तो हमने डायरेक्ट एंट्री क्या कर ली? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट एंट्री की है। अब कंडीशन नंबर 2 लेते हैं अपन। कंडीशन नंबर 2 में डिबेंचर इशूड एट पार। इस बार वापस एट पार इशू किए हैं एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इस बार उनका जो रिडम्पशन है वो किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। तो इस कंडीशन में हमको एंट्री क्या करनी है वो अभी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है उसके लिए वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रीमियम उस प्रीमियम से थोड़ा अलग होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, तो इस प्रीमियम के लिए जो कि रिडम्पशन के ऊपर दिया जाएगा इसका जो नाम होगा वो होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम से अलग होता है। ये कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, अब इसको एंट्री में कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको बताती हूँ। एंट्री देखो, एज इट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अब ये जो रिडम्पशन का प्रीमियम है ना, ये एक तरह का लॉस है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और 2 में हम लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट और 2 हमको एक और वर्ड लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये दोनों डेबिट में और ये दोनों क्रेडिट में। नरेशन वही सेम रहेगी, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। ठीक है, अब इसमें आपको एक फोकस थोड़ा सा इस बात पे रखना है कि हमने जो रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया है उसको क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि ये एक तरह का क्या है? कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, और इसके लिए हमने इसके डेबिट में एक वर्ड लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक तरह का लॉस है इसलिए इसको डेबिट में भी लिखना पड़ेगा। इसलिए ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट क्या होगी?
सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखे, इसके लिए डेबिट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तब एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि बैंक में वही अमाउंट आएगी और डिबेंचर में इन दोनों में अमाउंट सेम आ जाएगी और इन दोनों में अमाउंट भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में डिबेंचर अब हम इशू करेंगे एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, पूरा लिखो, एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये प्रीमियम वाली कंडीशन ही होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, डिबेंचर हम इशू भी प्रीमियम पे करेंगे और रिडम्पशन भी कैसे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन में देखो आपको एंट्री थोड़ी सी ध्यान से करनी है, क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इशू करते हैं वो इशू करने के ऊपर जो प्रीमियम होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है रिडम्पशन पे प्रीमियम है, इसलिए पहले से ही आप क्या कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, और 2 में आप डिबेंचर्स अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, देखो ये एंट्री बहुत बड़ी हो गई है, इसमें 3 नीचे और 2 आइटम ऊपर है। इसमें आपको अमाउंट कैसे भरनी है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपका जो डिबेंचर का सिक्योरिटी प्रीमियम है 100 रुपीज़ का डिबेंचर आपने 105 में क्या किया है, इशू किया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिबेंचर में 100 के हिसाब से अमाउंट डालोगे और 5 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट किस में डालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, और बैंक में इन दोनों की टोटल डाल देना। ठीक है, 105 के हिसाब से। और अब आपकी बारी आती है रिडम्पशन की। अगर रिडम्पशन हुआ है 110 रुपये पे, ठीक है, तो जो 10 रुपये वाला रिडम्पशन का प्रीमियम है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के यहाँ पे लिख देना 10 रुपये और यहाँ पे भी 10 रुपये के हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कंडीशन आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन ऐसी होगी आपकी, अब आपके डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट लिखते हैं। ठीक है, जिनको डिस्काउंट पे इशू किया और उनका रिडम्पशन कैसे किया, प्रीमियम पे किया, तो अभी हम लिखते हैं इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, एंट्री अभी मैं आपको करके बताती हूँ। बैंक, ये कंडीशन नंबर 4 हो गई आपके। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, और फिर हमको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये मैंने किस लिए लिखा है, वो जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है उसके लिए। ठीक है, फिर हम 2 में लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन डिबेंचर। ये एंट्री होगी, नरेशन वही सेम रहेगी,
बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। ठीक है, अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर में तो पूरे 100 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट जाएगी, और सपोजिवली हमने 100 रुपीज़ के डिबेंचर 95 डिस्काउंट में इशू किया है, तो 5 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट में चले जाएंगे, और जो 95 के हिसाब से अमाउंट है वो बैंक में चली जाएगी। और क्योंकि इनका रिडम्पशन कैसे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, तो 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर है उसको हम 110 में क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। तो जो 10 रुपीज़ है रिडम्पशन के, वो 10 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट इसमें चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये वाली एंट्री। अब अपनी जो नेक्स्ट कंडीशन है, अब आपके कंडीशन है डिबेंचर, ये 5th नंबर कंडीशन है, इशूड एट पार। ये तो कंडीशन हो गई शायद, सॉरी, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। ये एक कंडीशन बाकी है कि हमने इशू तो प्रीमियम पे किया है, लेकिन उसका रिडम्पशन कैसे करेंगे, एट पार करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो एंट्री होगी वो ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और 2 हो जाएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपकी एंट्री होगी, क्योंकि इस बार रिडम्पशन आपकी क्या है, एट पार है, तो रिडम्पशन की कोई भी चीज़ इसमें नहीं आएगी। ठीक है, और नरेशन वही रहेगी, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। समझ में आ गया। जैसे कि 100 रुपीज़ के डिबेंचर है, 110 में आपने क्या किया है, इशू किया है, तो आप क्या करोगे, 100 रुपीज़ के हिसाब से इसमें डाल दोगे, 10 रुपीज़ के हिसाब से इसमें डाल दोगे, और 110 के हिसाब से इसमें डाल दोगे। बाकी आपको और कोई एंट्री नहीं करनी है। तो ये था आपका टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ। अभी हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। जब भी डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है उसकी रेट। तो रेट जो होती है वो ऑलरेडी डिबेंचर की क्या होती है, प्री डिसाइडेड रेट होती है, और वो लिखी हुई होती है डिबेंचर के आगे। जैसे कई बार आपने नाम देखे होंगे 14% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, तो ये जो परसेंट इसके आगे लिखा हुआ है वो इसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो इसका है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ऑलरेडी क्या होती है, प्री डिसाइडेड रेट होती है। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो है, इंटरेस्ट ऑलवेज पेएबल ऑन द फेस वैल्यू, नॉट ऑन द इशू प्राइस। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब होगा कि अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और हमने उसको 110 में इशू किया है, इट मीन्स प्रीमियम पर इशू किया है, लेकिन फिर भी हम उसका जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर पेमेंट करेंगे, 100 रुपीज़ के ऊपर पेमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ऑलवेजली पेड ऑन द फेस वैल्यू होता है। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड है, इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द ड्यू डेट। जब भी उनकी ड्यू डेट होगी, जैसे कि ईयर में 6 मंथ से ड्यू डेट्स आती है, जैसे 30 जून और 31 मार्च, इस टाइप से अगर आपके पास डेट दे रखी हो, तो जो भी ड्यू डेट होगी उसी ड्यू डेट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर थर्ड है, रजिस्टर्ड होल्डर ऑन द ड्यू डेट विल गेट द इंटरेस्ट। जो ड्यू डेट पर रजिस्टर्ड होल्डर होगा उसको ही इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, किसी अदर पर्सन को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ड्यू डेट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होल्डर को मिलेगा, किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी ने अपने डिबेंचर ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो उसके साथ में उसका नाम भी कंपनी के रजिस्टर में से हट जाएगा और किसी अदर पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 रूल है जो कि डिबेंचर के इंटरेस्ट से रिलेटेड है और वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तब। इसकी एंट्री बहुत ही ईजी होती है। डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी के लिए एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, होल्डर्स को। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट इसलिए होगा क्योंकि एक्सपेंस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। एक्सपेंस ऑलवेजली हैव द डेबिट बैलेंस, तो इसको अपन डेबिट कर देंगे और 2 में क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे, ठीक है। ये इसकी एंट्री होती है और एट द ईयर एंडिंग ये किस में चला जाएगा, P&L में चला जाएगा। तो P&L में डालने के लिए इसको हम P&L अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 अपन के लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही ईजी एंट्री, इसकी नॉर्मल सी एंट्री है, तो वो अभी हम क्वेश्चन में करना सीख लेंगे। ओके, तो ये आपके टॉपिक अब